हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 145 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यानी किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर कोई केस चल रहा हो क्राइम से रिलेटेड, तो उसको किसी भी कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी जब तक कि वो ऑफिस पे है, यानी कहने का मतलब गवर्नर के पोस्ट पे हैं। सेकंड है, द emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office। तो किसी भी तरीके का एमोल्यूमेंट मिल रहा हो, कोई फ़ायदा हो या अलाउंसेस कोई चीज़ दी जा रही हो उनको अलग से पर्क टाइप है, तो उसको हटाया नहीं जाएगा जब तक कि वो ऑफिस में है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। तो नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, इन द केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support। तो अगर यूनियन टेरिटरी यानी किसी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहाँ जो लेजिस्लेटिव सेटअप होता है, मतलब चीफ मिनिस्टर होते हैं, वॉज अपॉइंटेड बाय लिeutenant गवर्नर। जो वहाँ के लिeutenant गवर्नर होते हैं तो उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। कोई अगर मेजॉरिटी सपोर्ट उनको दे रहा है तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो 4 अलग अलग पावर दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर होता है किसी राज्य का उसको दिया गया है। पहला है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। यानी कोई रिपोर्ट भेजना हो राष्ट्रपति को ताकि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके राज्य में। सेकंड है, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट। थर्ड, रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कोई बिल हो जिसको स्टेट असेंबली ने पास कर दिया हो लेकिन उन्होंने रिजर्व रखा हो राष्ट्रपति की उस पर सहमति के लिए। फोर्थ है, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई किसी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ताकि राज्य को अच्छे से चलाया जा सके। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 1 and 3 ओनली। सेकंड और थर्ड वाला गलत है। अपॉइंटिंग ऑफ मिनिस्टर ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, इन कंसल्टेशन विद द सीएम होता है, और जो रूल्स एंड कंडक्ट होता है वो स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली बनाती है, ना कि अलग से गवर्नर। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है हमारे देश का, यूनियन का, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। सेकंड है, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर 1 nor 2। जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, यानी राष्ट्रपति के पास, और जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट के यानी केंद्र सरकार के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं 2, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी।
यानी जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं अंडर द क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के एडवाइस पे ही बनता है। सेकंड है, ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी जो भी मिनिस्ट्री होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते जैसे निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्टर मिला है, तो वो तब पॉसिबल होगा जब राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करेंगे प्रधानमंत्री से एडवाइस लेके। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। सिर्फ सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961। तो मतलब उनके एडवाइस पे ही ये काम होता है, ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी के। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम्स ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। तो 4 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनके अपॉइंटमेंट के टाइम क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं आपको बतानी है, मतलब कौन सा चीज़ होता है। तो उसका सही आंसर है ए, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। यानी जो प्रधानमंत्री होता है जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी से इलेक्टेड हो या इंडिपेंडेंट हो, बल्कि कोई भी बन सकता है, लेकिन बनने के 6 महीने के अंदर आपको किसी भी हाउस की, किसी भी सदनों की आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। पहला है, जवाहरलाल नेहरू वॉज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। यानी जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उस समय उनका वो चौथी बार वो प्रधानमंत्री थे। सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंट रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस अपने विधानसभा क्षेत्र से वो चुने गए थे, वो रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। थर्ड है, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अज्यूम द ऑफिस इन ईयर 1977। यानी पहला ऐसा व्यक्ति जो कि कांग्रेस से जुड़ा नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री बना, ऐसा व्यक्ति 1977 में चुना गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1 और 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है, और रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी बल्कि फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। जो 9वां हमारा शेड्यूल है संविधान में, वो किसके कार्यकाल में, कौन उस समय प्रधानमंत्री था आपको बताना है, जिनके कार्यकाल में 9वां जो संशोधन है ये किया गया था। तो इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के समय ही 9वां संशोधन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Who among the following have held office of the Vice President of India? तो 4 अलग अलग नाम दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से कौन व्यक्ति था जिसने उपराष्ट्रपति का पद संभाला हुआ था। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्ला, सेकंड है फकरुद्दीन अली अहमद, थर्ड है नीलम संजीवा रेड्डी, फोर्थ है शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर है बी, 1 और 4 ओनली। यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, सिर्फ यही 2 लोग थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन दी। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन में बिल लाया जाता है, पारित होता है, आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है डी, राज्यसभा अलोन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही ये होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो हमारा था 144, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली किंग कार्ल एंड क्वीन सिल्विया ऑफ विच कंट्री विजिटेड इंडिया। यानी दो लोग थे, किंग कार्ल और क्वीन सिल्विया, तो किस देश से थे जिन्होंने हाल ही में इंडिया आए थे, तो आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी, स्वीडन। ये स्वीडन के तीसरे मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया था। इससे पहले एक बार 1993 में आए थे और एक बार 2005 में। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का नहीं जीएस टेस्ट पेपर 145 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कौन सा संविधान में आर्टिकल मौजूद है जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। तो आपका ऑप्शन है ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 20 या डी आर्टिकल 22। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।